हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इससे पहले मैंने बिजनेस लॉ की और भी बहुत सी वीडियोस अपलोड करी हैं अपने इस चैनल पे। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों पे मिल जाएगा, वहां से उसको देख सकते हैं। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे ही और भी बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए। चलो फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखो, डिस्चार्ज का मतलब होता है रिलीज होना, खत्म होना। ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइज टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेवारी और टर्मिनेशन का मतलब होता है खत्म होना। जब पार्टीज के बीच कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए, तो हम बोलेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो चुका है। सपोज दो पार्टीज हैं ए एंड बी, अगर दोनों ने अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर लिया है, पूरा कर लिया है, उनका कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टर्मिनेट हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, दैट मीन्स कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उनके बीच वो डिस्चार्ज हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज व्हेन द पार्टीज ओरिजिनली एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, द राइट्स एंड ड्यूटीज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन वेयर सेट अप। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज एंटर करती है ना, तो उनको कुछ राइट्स दिए जाते हैं और उनको कुछ ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती हैं, जो कि क्या डेवलप करती है? कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, मतलब उनकी कुछ जिम्मेदारी बनती है कॉन्ट्रैक्ट के प्रति। तो अब जैसे ही वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए, जिम्मेदारी को फुलफिल कर ले दोनों ही पार्टी, तो हम कहेंगे कि उनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया है? डिस्चार्ज हो गया है। Consequently, when those rights and duties are put out, then contract is said to have been discharged. ठीक है। जब ये जिम्मेदारी से दोनों पार्टी ए एंड बी दोनों ही मुक्त हो जाएं, तब उनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के बहुत सारे मोड्स होते हैं, सभी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए फर्स्ट है हमारा डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। When the parties involved in the contract are able to meet the stipulated conditions and fulfill their obligations satisfactorily in a timely manner, then the contract is said to be discharged by performance. जब जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं, अगर वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर दें टाइमली, मतलब जिस डेट में कहा गया, जितने का कहा गया, जिस हिसाब से कहा गया, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करते हुए अगर वो अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर देते हैं, तो कहा जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्मेंस के वजह से डिस्चार्ज हो गया। मतलब कि दोनों ही पार्टीज ने अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर दिया है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। जैसे एग्जांपल देखिए, एडम डिसाइडेड टू सेल हिज कार टू जैक at a sum of rupees 2 lakh. As soon as Jack received the car, he pays Adam the agreed amount. This agreement is under discharge by performance. देखो, एडम डिसाइड करता है कि वो अपनी कार को किसको बेचेगा? जैक को बेचेगा 2 लाख रुपीस में। और जैसे ही जैक को कार मिल जाएगी, जैक उससे पैसे दे देगा। ठीक है। तो ये एग्रीमेंट दोनों ने कंप्लीटली पूरा कर दिया। जिसको कार देनी थी उसने कार दे दिया, जिसे पैसे देने थे उसने पैसे दे दी। मतलब कि जो ऑब्लिगेशन दोनों की बनती थी, दोनों ने अपने अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर दिया। मतलब कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बाय द परफॉर्मेंस डिस्चार्ज हो गया। क्लियर? अब ये डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट जो टाइप होता है, इसको हम फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होता है? देखिए, when the parties involved in the contract fulfill their obligation as per the set terms and condition precisely, it is known as actual performance. जब जो contracting parties हैं वो अपने obligation को as per the terms and condition fulfill कर दे, मतलब जिस टाइम पे जितने रुपए में जिस चीज के लिए बात कही गई है, जो जो टर्म्स रखे गए हैं, जो जो कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने ऑब्लिगेशन को अगर फुलफिल कर दे तो हम इसको बोलेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस। जैसे कि हमने ऊपर जैक एंड एडम का जो एग्जांपल लिया था, एडम को कार बेचनी थी, जैक को और पैसे लेने थे। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एक ने कार बेची, उसने कार पहुंचा दिया, सामने वाले ने पैसा पहुंचा दिया, मतलब दोनों ने ही अपनी अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल कर लिया, अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर लिया। मतलब कि जो परफॉर्मेंस हुआ वो कैसा हुआ? एक्चुअल हुआ।
नेक्स्ट है आपका अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होता है? इन सम केसेस द पार्टी प्रोमिसेस सर्टेन ऑब्लिगेशंस एंड इवन अटेम्प्ट्स टू फुलफिल देम, but the promisee refuses to accept it, then it is known as attempted performance. देखिए कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना चाहती है, वो अटेम्प्ट करती है फुलफिल करने के लिए, लेकिन जो प्रोमिसी होता है ना, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी हमने पढ़ा था। प्रोमिसर मतलब जो वादा करता है और प्रोमिसी जिसको वादा किया जाता है, ठीक है। तो जो प्रोमिसी है ना वो मना कर देता है इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने से, इस एग्रीमेंट को फुलफिल करने से, ठीक है। तो ऐसे परफॉर्मेंस को हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहते हैं। The contract is then deemed as attempted performance and the tenderer is discharged from his obligation for non-performance of the said contract without prejudicing his rights in any way against the promisee. देखिए इस कॉन्ट्रैक्ट में क्योंकि परफॉर्मेंस अटेम्प्ट किया गया, देखो ऑब्लिगेशन किसका बनता है? जो प्रॉमिस करता है। अगर मैंने आपको कुछ चीज देने की प्रॉमिस करी है और कुछ कंसिडरेशन है इसके बिहाफ में, तो अगर मैं इस प्रॉमिस को फुलफिल ना करूं तो मेरा ऑब्लिगेशन बनता है कि मैंने गलती की, मैंने सामने वाले का डैमेज किया। अब मान लो मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर दूं, पूरा कर दूं, लेकिन जिसको मैंने प्रॉमिस किया है ना वो मना कर दे कि नहीं भाई मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, तुम अपने पास रख लो, ठीक है। तो एक पार्टी जिसने प्रॉमिस किया है वो अटेम्प्ट कर रही है अपने परफॉर्मेंस को पूरा करने के लिए, अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए, लेकिन जो प्रॉमिसी है ना वो रिफ्यूज कर दे रहा है। तो क्योंकि प्रॉमिसी खुद रिफ्यूज कर रहा है तो प्रॉमिसर के तरफ से कोई डैमेज तो उसका हो नहीं रहा, तो यहाँ पे ये परफॉर्मेंस अटेम्प्टेड होगा, लेकिन यहाँ पे कोई लीगल इशू नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए ऊपर वाला जो एग्जांपल था उसी को यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि जैक अगर रिफ्यूज कर दे, ठीक है, सामने वाला जो एडम है वो कार लेके पहुंच जाए कि लो भाई मैंने तुम्हें एज पर द प्रॉमिस 2 लाख में कार में तुम्हें दे रहा हूं, आके उसके दरवाजे पे लगा दे और जैक बोले कि नहीं नहीं मुझे तुम्हारी कार नहीं चाहिए, तो इस परफॉर्मेंस को हम क्या बोलेंगे? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट। देखो भाई कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था कि म्यूचुअल कंसेंट और फ्री कंसेंट का होना बहुत जरूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है ना तो भी कंसेंट का होना जरूरी है, दोनों ही पार्टीज के कंसेंट का होना जरूरी है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई एग्रीमेंट है, अगर दोनों पार्टीज चाहें कि इस एग्रीमेंट को अब हम डिस्चार्ज कर दें, हटा दें, म्यूचुअली उसको टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो ये डिस्चार्ज हो सकता है। ये डिस्चार्ज कैसा होगा? डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट, आपसी रजामंदी से जब कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? म्यूचुअलिटी, दोनों का आपसी रजामंदी, ठीक है, ऐसे में भी डिस्चार्ज होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल A and B enter into some agreement and A wants to change his mind and not to carry out his terms of the contract. A और B दोनों एक एग्रीमेंट के अंदर एंटर करते हैं। अब A का ना मन बदल जाता है और वो चाहता है कि नहीं ये जो टर्म्स है ना कॉन्ट्रैक्ट के उनसे वो आगे नहीं उसको कैरी करना चाहता, ठीक है। If he does this unilaterally, then he will be in breach of contract to B. अगर A नहीं चाहता कि इन टर्म्स को हम आगे फुलफिल करें, इस ऑब्लिगेशन को आगे फुलफिल करें, तो अगर वो अकेला छोड़ दे, नहीं करे टर्म्स को फुलफिल, तो ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वो अकेले कर रहा है तो यूनिलेटरली हो गया और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया बी के लिए, मतलब उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट का खंडन कर दिया, ठीक है। However, if he approaches B and states that he would like to be released from his liability under the contract, then the latter might. अब वो क्या कहता है? वो B से मिलता है और B को अप्रोच करता है कि भाई सुन, मुझसे ना ये टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो अगर तुम चाहो तो मैं इन लाइबिलिटी से रिलीज होना चाहता हूं, ठीक है। In that case, the contract is said to be discharged by bilateral agreement. अब देखो मान लो कि वो B सुनता है इसकी बात को और मान जाता है, ठीक है कोई बात नहीं है, हटा दो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं। तो अब ये जो डिस्चार्ज हुआ वो कैसे हुआ? बाइलेटरल हुआ। A ने अपना कंसेंट दिखाया, B से पूछा, B ने भी अपना कंसेंट दिखाया, मतलब दोनों तरफ से कंसेंट मिला, म्यूचुअल कंसेंट मिला कि हाँ चलो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करते हैं? डिस्चार्ज करते हैं।
In effect, B has promised not to sue A if he does not perform part of the contract and the consideration for his promise if A's promise not to sue B. अब यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ा, दोनों ने बाइलेटरली म्यूचुअली कह दिया कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर लेंगे। तो इफेक्ट क्या पड़ा, बी ने प्रॉमिस किया कि भाई ए तुमने अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया है, अपने पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो तुम्हारी ड्यूटी बनती थी तुमने नहीं परफॉर्म किया, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें कभी भी इसके लिए स्यू नहीं करूंगा। दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करी कि हाँ हम लोग एक दूसरे पे कभी भी लीगल एक्शन नहीं लेंगे, और इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया जाए, डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट इसको हम बोलते हैं। और ये जो डिस्चार्ज ऑफ एग्रीमेंट होता है ना, ये बहुत सारे तरीके से हो सकता है। म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू एक एग्रीमेंट को हम बहुत सारे तरीके से डिस्चार्ज कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, नोवेशन। नोवेशन क्या होता है, when both parties by mutual consent agree to make a new contract to replace the existing one between the parties, it is called as novation. अब देखो दोनों ही पार्टी आपसी रजामंदी से पुराने कॉन्ट्रैक्ट के जगह पे कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने का सोचे, उसको रिप्लेस करने का सोचे। पार्टीज वही हैं, बस क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नोवेशन। म्यूचुअल कंसेंट है और दोनों मिलके एग्री कर रहे हैं कि जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिप्लेस करके हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट ले आएंगे। ठीक है, in this process the new contract is substituted for an existing contract. बेसिकली क्या है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट के जगह पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए आ जा रहा है। It can take place between the parties to an existing contract or between one of the parties to an existing contract and a third party. ये जो नोवेशन है ना, या तो जो एग्जिस्टिंग पार्टीज हैं, जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज हैं, उनके बीच फिर से कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर किसी एक पार्टी के साथ कोई और पार्टी आकर के भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। मतलब कि किसी थर्ड पार्टी को भी ऐड किया जा सकता है, या फिर इन दोनों पार्टी में से कोई भी एक किसी दूसरे के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, रास्ता बिल्कुल ओपन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पहले से पार्टीज थी उन्हीं के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, किसी थर्ड पार्टी का भी इसमें इंक्लूजन हो सकता है। देखिए एग्जांपल, A makes an agreement with B to supply him 500 quintals of rice at 600 per quintal. A एग्रीमेंट करता है B के साथ कि वो उसको 500 क्विंटल राइस सप्लाई करेगा, और रेट क्या होगा, 600 रुपीज पर क्विंटल। एक पर्टिकुलर डेट बता देता है, उस डेट में वो सप्लाई करेगा। लेकिन डिलीवरी के डेट से पहले बी क्या प्रपोज करता है, टू बाई 800 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम ए एट ₹300 पर क्विंटल इंस्टीड ऑफ राइस। अब बी कहता है कि भाई तू जो मुझे चावल सप्लाई कर रहा था ना, उसके जगह पे तू मुझे व्हीट सप्लाई कर दे। डिलीवरी डेट के पहले बोलता है, प्रपोजल देता है कि तू एक काम कर, 500 क्विंटल चावल की जगह पे मुझे 800 क्विंटल व्हीट दे दे, 300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। ठीक है, बस तुम्हें चावल की जगह मुझे क्या देना है, व्हीट देना है। अब इस पे ए एग्री कर गया, मतलब कि दोनों का क्या हो गया, म्यूचुअल कंसेंट हो गया। दिस वुड अमाउंट टू अ नोवेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू। अब ये क्या हो गया रिजल्ट, दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट में थे इनका जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसका क्या हो गया, नोवेशन हो गया। मतलब पुराने कॉन्ट्रैक्ट के जगह रिप्लेस करके एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मीन्स चेंज इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल कंसेंट। ऑल्टरेशन का मतलब कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है, मतलब जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है ना, उनके टर्म्स में आप कुछ बदलाव कर दे रहे हैं। और ये टर्म्स में बदलाव कैसे हो रहा है, म्यूचुअल कंसेंट से। मतलब दोनों पार्टी आपस में सलाह मशवरा करके जो ओरिजिनल टर्म्स थे कॉन्ट्रैक्ट के, उनमें कुछ चेंज कर दे। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरेशन। When it is done by the consent of parties, the parties are lawfully bound to the performance of altered contract and the original contract is discharged. जब ये ऑल्टरेशन होता है, क्योंकि ये दोनों पार्टी के कंसेंट से हो रहा है, तो जो पार्टीज हैं वो लॉफुली बाइंड होंगी,
मतलब कि अब अगर आपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरीके का मॉडिफिकेशन या ऑल्टरेशन किया है तो अब आपको वो ऑल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट को के ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना होगा। मतलब ये नहीं है कि आप पुराने वाले को मानोगे, अब आपने ऑल्टरेशन कर दिया है तो आप ऑल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को, सारे ऑब्लिगेशन के लिए आप लीगली बाउंड होंगे और जो ओरिजिनल पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब ऑल्टरेशन किन किन चीजों में किया जा सकता है, तो ऑल्टरेशन कैन बी रिगार्डिंग टाइम, प्लेस, क्वांटिटी और प्राइस एक्सेट्रा। ऑल्टरेशन आप कर सकते हैं, जैसे पुराने कॉन्ट्रैक्ट में जो टाइम दिया गया हो उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, प्लेस में कुछ चेंज कर सकते हैं, मतलब सप्लाई देने का कुछ कोलकाता था तो अभी आप दिल्ली कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, क्वांटिटीज में चेंज कर सकते हो, प्राइस में चेंज कर सकते हो, इस तरीके के मॉडिफिकेशंस आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, A agreed to B to supply 100 TV sets at a certain price by the end of October. A क्या एग्री करता है B को कि वो उसको 100 TV सेट सप्लाई करेगा एक सर्टेन अमाउंट में, ठीक है, अक्टूबर के एंड में। Subsequently, A and B mutually agrees that the supply can be made by the end of November. अब दोनों पार्टीज में से किसी एक को लगता है कि भाई अक्टूबर में ये फुलफिल नहीं हो पाएगा, तो दोनों आपस में बात करते हैं और म्यूचुअली एग्री कर जाते हैं कि चलो एंड ऑफ अक्टूबर नहीं, हम इसको एंड ऑफ नवंबर रखते हैं। मतलब हमने पढ़ा ना, टाइम, प्लेस, क्वांटिटी, प्राइस, किसी चीज में चेंज आ सकता है, तो यहाँ पे किसका चेंज आ रहा है, टाइम का चेंज आ रहा है। अगर इस तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ कुछ भी ऑल्टरेशन किया जाता है तो ये कंसेंट के साथ होना चाहिए और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिमिशन और वेवर। देखिए, अकॉर्डिंग टू 63 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर और डिलेड फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस बाय प्रॉमिसी इज नोन एज रिमिशन और वेवर। अगर आप कम या डिलेड चीजें जो प्रॉमिस की जा रही हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उससे कम या डिले में अगर आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रॉमिसी अगर एक्सेप्ट कर रहा है कम चीजों को और डिलेड चीजों को, ठीक है, तो इसको हम रिमीसर और वेवर बोलते हैं। इट इज द एक्सेप्टेंस बाय द प्रॉमिसी फॉर लेसर और डिलेड फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, B gives a loan to A। B क्या करता है, A को लोन देता है, कितने का, 25,000 रुपए का। अब अचानक से ना B तो लोन दे दिया, लेकिन लोन देने के बाद उसको फील होता है कि अब उसके पास पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा एक्यूट शॉर्टेज हो जाता है B को पैसे की। तो अब वो क्या बोलता है A को, भाई तूने मुझसे लोन लिया था ना, वो 25,000 रुपए मुझे लौटा दे। ठीक है, A बोलता है, अरे यार तू अचानक से सडनली बोल रहा है, मेरे पास तो भी पैसे नहीं है, मेरे पास 25,000 नहीं, अभी मेरे पास मात्र 20,000 रुपए। क्योंकि उसे पैसे की बहुत ज्यादा नीड थी, वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं है, मुझे पैसे की अभी बड़ी जरूरत है, तो 20,000 रुपए ही दे दे अभी के। ठीक है, तो उस टाइम में एक सर्टेन प्लेस पे वो 20,000 रुपए उससे ले लेता है। लेकिन दोनों के बीच ये एग्रीमेंट होता है कि भाई तू मुझे अभी के अभी अगर 20,000 रुपए दे देता है ना, तो मैं कभी भी आगे तुझ पे कोई लीगल एक्शन नहीं लूंगा आगे 5,000 रुपए देने के लिए। मतलब ये तू 20,000 दे दे और अपने पूरे डेट्स को, पूरे लोन को क्लियर कर ले, ऐसा देता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिसी क्या कर रहा है, जितना लोन दिया उससे लेस को रिसीव करके ही कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, वेवर है। यहाँ भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और डिस्चार्ज कैसे हो रहा है, लेस अमाउंट को रिसीव करके हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। देखिए, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी परफॉर्म्ड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, each party to it must perform his promise within the stipulated time. On the completion of stipulated time, the contract is discharged. देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट जो किया जाता है ना, उसके परफॉर्मेंस का कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। मतलब आप अगर कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर इसको कंप्लीट कर लेना होता है। हर पार्टी का ये ऑब्लिगेशन बनता है कि वो अपने प्रॉमिस को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर फुलफिल कर ले, और जैसे ही वो अपने टाइम पीरियड के अंदर प्रॉमिस को फुलफिल कर लेता है, कंप्लीट कर देता है, तो कहा जाता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं।
द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर रिकवरिंग द लोन इज 3 years। हमारा लिमिटेशन एक्ट जो है वो कहता है कि किसी भी डेट को रिकवर करने का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है एज पर द लिमिटेशन एक्ट वो है 3 years। इफ द डेटर डज नॉट पे हिज डेट बाय द अग्रीड डेट द क्रेडिटर मस्ट फाइल अ सूट विद इन 3 years। अब अगर कोई डेटर पैसे नहीं देता तो 3 साल तक ही सामने वाली पार्टी उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकती है। अगर 3 साल तक इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया तो वो 3 साल के बाद उस डेट को क्लेम नहीं कर सकता। जो डेटर है वो लॉफुली बाइंड नहीं होगा इस डेट के लिए। ठीक है, तो अगर टाइम लैप्स कर गया, जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड था, तो उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड को अगर आपने लैप्स कर दिया और उसमें अगर आपने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया तो जैसे ही वो टाइम पीरियड लैप्स हुआ ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो गया। आप उस देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सेक्शन 56 हमारा कहता है मेक इट क्लियर दैट इफ एन एग्रीमेंट कंटेन्स इम्पॉसिबल एक्ट इट इज वॉइड ab initio। एनी सच एग्रीमेंट इज डीम्ड टू बी वॉइड। हमारा सेक्शन 56 क्लियरली कहता है कि अगर कोई भी अग्रीमेंट ऐसा है जिसमें जो एक्ट्स दिए गए हैं परफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के अंदर वो अगर इम्पॉसिबल हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर पाना, तो ऐसे एक्ट्स को हम बोलते हैं, ऐसे एग्रीमेंट को हम बोलते हैं वॉइड ab initio, मतलब वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी पार्टी का फॉल्ट नहीं होता है। यहाँ पे रीजन क्या है कि आप नहीं जान पा रहे कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है अभी आपने एग्रीमेंट किया, ये एग्रीमेंट जो था वो पॉसिबल एक्ट का था, लेकिन इन फ्यूचर वो इम्पॉसिबल हो जाए फुलफिल कर पाना। तो क्योंकि इम्पॉसिबल है तो जैसे ही आप उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे तो वो परफॉर्म हो ही नहीं पाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसी समय क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी पार्टी की कोई गलती नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी क्योंकि ये एक्ट ही इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, सीता अगर प्रेग्नेंट है ना, सीता प्रेग्नेंट है और वो एग्री करती है कि उसका जो जन्म लेने वाला बच्चा होगा वो गीता को देगी क्योंकि गीता के कोई बच्चे नहीं हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ महीने बीत जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि सीता का ना मिसकैरेज हो गया। अब क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था गीता को कि मेरे जो बच्चे होंगे ना, या फिर मेरा जो बच्चा होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन क्योंकि उसका मिसकैरेज हो गया तो अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपने प्रॉमिस को क्या कर पाए, फुलफिल कर पाए। तो क्योंकि वो फुलफिल नहीं कर पा रही तो इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा और ये बिल्कुल ही नल एंड वॉइड होगा क्योंकि ये इम्पॉसिबल है इस एक्ट को कंप्लीट कर पाना। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, डिस्चार्ज ऑफ ऑपरेशन बाय लॉ। अब जो टर्मिनेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो ऑपरेशन ऑफ लॉ के एप्लीकेशन की वजह से भी डिस्चार्ज होता है। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि डेथ हो सकता है प्रॉमिसर का, या प्रॉमिसर इंसॉल्वेंट हो सकता है। तो ऐसे केसेस में भी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, राम टेक्स अ लोन इन हिज नेम एंड एग्री टू पे द सम एट वन टाइम आफ्टर 2 years टू श्याम, है ना। राम लोन लेता है श्याम से और एग्री करता है कि हम तुम्हें 2 साल के बाद इस पैसे को चुका देंगे। ठीक है, कुछ महीने के बाद क्या होता है ना कि राम के साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सपायर कर जाता है। तो अब क्योंकि राम जो है वो एक्सपायर कर गया तो श्याम इस पैसे को, इस अमाउंट को राम के चिल्ड्रन से नहीं वसूल सकता। ठीक है, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट वॉज बिटवीन 2 of them, डिड नॉट मेंशन अदर्स। क्योंकि राम और श्याम के बीच का कॉन्ट्रैक्ट था, कोई और तो इसमें मेंशन था नहीं। तो क्योंकि राम की डेथ हो गई तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों डिस्चार्ज होगा, बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। डेथ हो गया या फिर राम अगर इंसॉल्वेंट भी हो जाता तो भी यहाँ पे सेम कंडीशन होता। नेक्स्ट देखिए, अनऑथराइज मटेरियल ऑल्टरेशन ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट। और भी बहुत सारे तरीकों से डिस्चार्ज हो सकता है। देखिए कौन कौन से तरीके हैं। जैसे अ पार्टी कैन ट्रीट अ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज्ड
from his side if the other party alter a term such as quantity or price of the contract without seeking the consent of the former. हमने ऊपर पढ़ा था कि ऑल्टरेशन में कि भाई कंसेंट होना जरूरी है. अगर आप किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं, तो दोनों ही पार्टी के कंसेंट का होना जरूरी है. लेकिन अगर कोई एक पार्टी किसी भी तरीके का ऑल्टरेशन कर दे कॉन्ट्रैक्ट में बिना सामने वाली पार्टी से पूछे हुए, उसका कंसेंट लिए हुए, तो सामने वाली पार्टी के लिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में ऑल्टरेशन किया है इस बिहाफ में, उनके कंसेंट के बिना. ठीक है. नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ लिमिटेशन. अ कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज इफ not enforced within a specified period called the period of limitation. हमने ऊपर भी इसको पढ़ा था कि अगर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं किया, फुलफिल नहीं किया, तो वो टाइम पीरियड लैप्स होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है. जैसे देखिए द लिमिटेशन एक्ट 1963 प्रिस्क्राइब द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर वेरियस कॉन्ट्रैक्ट. हमारा लिमिटेशन एक्ट 1963 जो है ना वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग पीरियड ऑफ लिमिटेशन, टाइम लिमिटेशन बताता है. जैसे कि अगर किसी लोन को इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो टाइम पीरियड फिक्स किया गया है वो 12 ईयर का किया गया और किसी डेट को रिकवर करने का 3 ईयर किया गया है. तो अब ये जो राइट्स है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स हैं, इनका इस्तेमाल अगर आपने टाइम रहते नहीं किया, ये टाइम पीरियड अगर एक्सपायर कर गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा. अगर आप इस टाइम पीरियड के बाद कोई भी लीगल एक्शन लेना चाहते हैं या उस लोन को रिकवर करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया है, क्योंकि लैप्स ऑफ टाइम हो चुका है. क्लियर? नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी. Insolvency Act for discharge of contract under particular circumstance where the court declare an individual an insolvent, the rights and duties of such person are transferred to the officer of court called official receiver. After the order of the court, such person is discharged from his liability incurred before his insolvency. अब जो आपकी जो ऑब्लिगेशन है, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में है और आपकी ऑब्लिगेशन टर्मिनेट कब होती है, यानी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज कब होता है? अगर कोर्ट आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे तब. क्योंकि जैसे ही कोर्ट आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करती है तो आप सभी लाइबिलिटीज से मुक्त हो जाते हैं और आपके जितने भी एसेट्स होते हैं उनको ऑफिशियल रिसीवर जो होते हैं उनको रियलाइज करते हैं और आपकी लायबिलिटी को फुलफिल करते हैं. तो क्योंकि अगर आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिए गए हैं कोर्ट के थ्रू, तो क्या हो जाएंगे? आपका कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट है आपका मर्जर. Merger take place when an inferior right available to a celebration merges into a superior right available to the identical party under another contract. As a result of the merger, the previous contract stands discharged automatically. Merger का मतलब जो previous contract, दो parties के बीच जो पहले contract हो रहा था, अब आपने उसको खत्म कर दिया और अब आप किसी दूसरे contract में enter कर रहे हैं. ठीक है. इंफीरियर राइट्स जो अवेलेबल थी उनको आपने सुपीरियर में कन्वर्ट कर दिया. अब जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है. कैसे? लीज पे. एक प्रॉपर्टी उसने लीज पे ले रखी है, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों पार्टीज के बीच में, जो लीज पे ले रहा होगा और लीज पे दे रहा होगा. ठीक है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट है और उसके बाद आपने उस प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया. जिसने खरीदा लीज पे, उसके बाद उसी प्रॉपर्टी को उसने परचेज कर लिया. तो पहले से एक इंफीरियर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, राइट्स अवेलेबल थी. अब आपने उसके ऊपर एक सुपीरियर राइट को ले लिया, मतलब अब आपने उसको परचेज ही कर लिया. तो पहले का जो एग्रीमेंट था लीज वाला वो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा. क्योंकि देखिए नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ब्रीच. ब्रीच का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट का खंडन करना, कॉन्ट्रैक्ट खंडित हो जाना. ठीक है. Breach occurs when one party to a contract fails to perform its contractual obligation or the performance is defective. Breach कब आता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में, परफॉर्म करने में फेल हो जाए. जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती थी उनको परफॉर्म करने में वो फेल हो जाए, तो आप कहेंगे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है.
ठीक है, या फिर अगर वो परफॉर्मेंस करती भी है तो परफॉर्मेंस उसका क्या हो, डिफेक्टिव। A breach of contract does not bring a contract to an end. Breach of contract जो होता है कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं करता। ब्रीच जो होता है वो अग्रीव्ड पार्टी को ये राइट देता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। अग्रीव्ड पार्टी मतलब जो पीड़ित पार्टी है, जिसको किया गया प्रॉमिस पूरा नहीं किया गया है, उसको ये अधिकार देता है कि वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, मतलब डिस्चार्ज कर सकता है। ठीक है, बट इट इज फॉर द नॉन ब्रीचिंग साइड टू डिसाइड वेदर और नॉट टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। अब ये डिपेंड सिर्फ किस पे करता है, एग्रीव्ड पार्टी पे करता है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं किया है उस पे करता है कि वो इस चीज को एक्सरसाइज करना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अगर एग्रीव्ड पार्टी चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करे तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और अगर नहीं चाहेगा तो नहीं भी कर सकता है और डैमेज के लिए स्यू कर सकता है। अब जो भी एग्रीव्ड पार्टी डिसाइड करनी चाहेगी वो कर सकता है, और अगर एक बार डिसीजन ले लिया गया तो फिर से उसको चेंज नहीं किया जा सकता, इरिवोकेबल होता है। ठीक है, क्लियर। अब ये जो ब्रीच होता है ना वो दो टाइप का होता है, एक होता है एंटीसिपेटरी, एक होता है एक्चुअल। देखिए सबसे पहले देखते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या है। इस ब्रीच को हम ब्रीच बाय रेपुडिएशन भी बोलते हैं। एंटीसिपेटरी ब्रीच अकर्स ओनली when one party states before the arrival of the date fixed for performance without justification that it cannot or will not carry out the material part of the contractual obligation on the agreed date। क्या है कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो कहती है बिना जैसे डेट कंप्लीट होने के पहले कि भाई मैंने जो परफॉर्म करने के लिए वादा किया था ना, प्रॉमिस किया था ना, वो मैं पूरा नहीं कर सकता। इसके रिगार्डिंग वो कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं देता है कि जो मुझे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन दी गई थी फुलफिल करने के लिए, उन ऑब्लिगेशन को मैं फुलफिल नहीं कर सकता, ये बोल देता है, लेकिन बिना किसी जस्टिफिकेशन के। ठीक है, या फिर ऐसा हो that it intend to perform in a way that is inconsistent with the terms of the contract, या फिर वो अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने को तैयार हो लेकिन उस तरीके से तैयार नहीं हो जिस टाइप से कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कह रहे हैं। ठीक है, दिस में ऑल्सो अकर व्हेन वन पार्टी बाय सम एक्शन मेक परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल। तो अब ऐसा यानी कि या तो वो बिना जस्टिफिकेशन दिए हुए परफॉर्मेंस करने को तैयार ही नहीं हो, या फिर अगर तैयार हो तो टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग ना हो। तो इस तरीके के ब्रीच को हम क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटरी ब्रीच बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ए आफ्टर अग्रीइंग टू सेल हिज कार टू बी ऑन फिक्स्ड डेट सेल इट टू सी, दिस इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। ए एग्री करता है बी को एक फिक्स डेट में कार बेचने के लिए कि हाँ भाई मैं तुम्हें कार बेचूंगा, और वो सडनली आता है और बोलता है बी को कि नहीं अब मैं तुम्हें कार नहीं बेच सकता। रीजन क्या है, बी पूछता है भाई क्यों नहीं बेच सकते, कोई जस्टिफिकेशन नहीं देता, बस बोलता है मैं तुम्हें कार नहीं बेच सकता। ठीक है, अपने ऑब्लिगेशन को मैं फुलफिल नहीं कर सकता जिस डेट में मैंने तुमसे कहा था, और जाता है और सी को वो कार बेच देता है। तो ए और बी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसने क्या कर दिया, ए ने उसको ब्रीच कर दिया। कैसा ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच। नेक्स्ट क्या है, अब इस एंटीसिपेटरी ब्रीच का इफेक्ट क्या पड़ता है, देखिए, वेयर देयर इज एंटीसिपेटरी ब्रीच द नॉन ब्रीचिंग पार्टी मे आइदर रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट और ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट इन फोर्स एंड वेट फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए, जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी है, जिसने अपने ऑब्लिगेशन को नहीं तोड़ा, पूरा करने से मना नहीं किया, जिसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं किया, उसके पास दो पावर्स हैं। या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है, खत्म करके जा सकता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को फोर्स में रख सकता है। ठीक है, और वेट करता है, फिर भी वेट कर रहा हो कि परफॉर्मेंस होगा। अगर इन फर्स्ट केस इट कैन इमीडिएटली स्यू फॉर डैमेज, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करना चाहता है
तो वो इमीडिएटली उस पे स्यू कर सकता है सामने वाली पार्टी पे और डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया सडनली। और अगर वो रहना चाहता है, परफॉर्मेंस का वेट करना चाहता है, तो क्या होगा? इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू वेट फॉर टाइम फॉर परफॉर्मेंस टू एक्सपायर। यहाँ पे सीधे वो स्यू करेगा और डैमेज के लिए क्लेम करेगा फर्स्ट वाले में। और अगर वो वेट करना चाहेगा तो वो तब तक वेट करेगा जब तक कि उसका स्पेसिफिक टाइम पीरियड ओवर नहीं हो जाता, उसके बाद ही वो कोई क्लेम करेगा। देखिए एग्जांपल ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। डी एग्री टू एम्प्लॉय पी। डी क्या एग्री करता है कि भाई मैं तुम्हें काम दूंगा एज अ कुरियर फॉर 3 months कमेंसिंग ऑन June 1। 1 जून के बाद मैं तुम्हें काम पे रखूंगा, ऐसा डी एग्री करता है पी को। बिफोर द डेट डी टोल्ड पी, जब 1 जून के पहले डी क्या बोलता है पी से, दैट हिज सर्विसेज वुड नॉट बी रिक्वायर्ड। अब डी कहता है कि नहीं भाई मुझे तुम्हारे सर्विस की कोई जरूरत नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं देता, कह देता है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। तो ये क्या हो गया? एक एंटिसिपेटरी ब्रीच है, ठीक है। इट एंटाइटल पी टू स्यू डी फॉर डैमेज इमीडिएटली। अब यहाँ पे पी पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है। अगर वो तुरंत डैमेज के लिए क्लेम करता है तो वो पी जो है ना वो डी को स्यू कर देगा कि भाई तुम्हारी वजह से मुझे बहुत डैमेज हुआ, मुझे पे करो, ठीक है। इफ द नॉन ब्रीचिंग पार्टी इलेक्ट्स टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटिव, अगर वो पार्टी जो हमारा पी है वो सोचता है कि नहीं मैं तुरंत स्यू नहीं करूंगा, मैं इसको ऑपरेटिव अभी छोड़ देता हूं और वो परफॉर्मेंस के लिए वेट कर रहा हो, ठीक है, एंड देन होल्ड द अनदर पार्टी लायबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, और अभी भी वो परफॉर्मेंस का वेट कर रहा है और सामने वाली पार्टी को नॉन परफॉर्मेंस के लिए लायबल करके बैठा हुआ है। Thus, by doing so, the non-breaching party is giving an opportunity to the breaching party to still perform if it can in order to get a valid discharge. अब सामने वाली पार्टी जो P है ना वो बैठा हुआ है कि नहीं भाई कोई बात नहीं है, अभी तुम्हें जरूरत नहीं है, जब तक तुमने कॉन्ट्रैक्ट करा है मतलब 1 जून तक ना मैं वेट करने के लिए तैयार हूं, किसी तरीके से मेरे लिए जगह बनाओ। मतलब वो नॉन ब्रीचिंग पार्टी को पूरी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि किसी तरीके से वो अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करे ताकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो ये एक वैलिड डिस्चार्ज की ओर चला जाए। क्लियर है? चाहे तो वो तुरंत एक्शन ले सकता है अग्रीव्ड पार्टी स्यू करके, और ना चाहे तो ऑपरेटिव रख सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को, वेट कर सकता है कि शायद वो परफॉर्म कर दे, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन उसके पास होते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच क्या होता है? एक्चुअल ब्रीच रेफर्स टू द फेलियर टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन व्हेन परफॉर्मेंस इज ड्यू। अब देखो एक्चुअल वहां पे आपका था कि हुआ भी नहीं भी, बहुत सारी चीजें थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जो परफॉर्मेंस जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना था वो चीज परफॉर्म करने में फेलियर हो गया, कंप्लीटली फेलियर, ठीक है। जब परफॉर्मेंस ड्यू था तभी। Failure to perform obligation is the most common form of breach wherein a seller fails to deliver the goods by the appointment time or where although delivered the goods are not up to the mark in respect of quality or quantity specified in the contract। मतलब आपने जो ऑब्लिगेशन बोला था, जो चीजें आपको ड्यूटी दी गई थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आपने उसको परफॉर्म नहीं किया, आप फेल हो गए परफॉर्म करने में, तो हम इसको एक्चुअल ब्रीच बोलते हैं। जैसे कि अगर सेलर किसी चीज को सेल करने के लिए उसको डिलीवर करने की बात करे और वो डिलीवर ना करे, कोई किसी का अपॉइंटमेंट करने की बात करे और अपॉइंटमेंट ना करे, कोई क्वालिटी या क्वांटिटी अगर प्रोवाइड कर भी रहा है तो अप टू द मार्क प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो ऐसे को हम एक्चुअल ब्रीच बोलते हैं। अब इस एक्चुअल ब्रीच का इफेक्ट क्या है? Breach is described as the method of discharge, although it may not automatically discharge a contract। हमने ऊपर ही पढ़ा कि ऑटोमेटिकली हमारे कॉन्ट्रैक्ट को ये डिस्चार्ज नहीं करता ब्रीच। अब इस ब्रीच होने की वजह से एग्रीव्ड पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकता है, ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लीड्स टू 2 मेन रेमेडीज, 2 रेमेडीज को जन्म देता है। क्या क्या? ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड ब्रीच ऑफ वारंटी। देखिए ब्रीच ऑफ कंडीशन मेजर टर्म है, यानी कि मटेरियल ब्रीच इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी को पूरा पावर होता है कि वो डैमेज के लिए क्लेम कर सकती है,
और साथ ही साथ उनके पास ये भी ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम ब्रीच ऑफ वारंटी की बात करें तो ये माइनर टर्म होता है, नॉन मटेरियल ब्रीच होता है। और यहाँ पे जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी यानी कि जो एग्रीव्ड पार्टी है उनको डैमेज के क्लेम के लिए तो पावर होता है, लेकिन उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको परफॉर्मेंस के लिए भी वेट करना हो सकता है। अगर हो सके तो उनका परफॉर्मेंस हो जाए तो बढ़िया, अदरवाइज वो डैमेज के लिए क्लेम कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ना होने की वजह में वो डिस्चार्ज नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को। तो यहां तक ये चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि हर ब्रीच जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं करता। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे असर करता है, डैमेज के लिए क्लेम किया जा सकता है, लेकिन हर तरीके का जो ब्रीच होता है उससे आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। आप ब्रीच ऑफ वारंटी में एग्रीव्ड पार्टी के पास पावर नहीं होता कि वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सके। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।